All right, students, let's start our lecture. Good morning. All right, so till last lecture we have completed, that is master page, themes, CSS, page life cycle, and many different things within ASP.NET, right? So today we will start with directives. As we have already discussed that we will cover directives, different types of directives that are present within ASP.NET, then page class, and after that we will also cover structure of ASP.NET web page, right? So let's start with directives. What is directive? As I have already told in previous lectures, that we can say that the directive is the thing, or we can say a directive is the setting which is present within the ASP.NET web page, which will specify that what type of this particular entity is, right? डायरेक्टिव्स हमें क्या बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर एंटिटी है वो कौन से टाइप की है। मतलब कंपाइलर को पता चलेगा कि आइदर ये ASP.NET वेब पेज है, या फिर यूजर कंट्रोल है, या फिर मास्टर पेज है, राइट? सो कंपाइलर को पता चले कि ये पर्टिकुलर जो एंटिटी है, राइट, ये पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है वो कौन से टाइप का है, उसके लिए हम डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। That's why it is written over here that directive specifies settings that are used by the page and user control compilers when the compilers process ASP.NET web form pages and user control files. Right? मतलब जब भी कंपाइलर पर्टिकुलर टेम्पलेट को प्रोसेस करता है, उसको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टेम्पलेट क्या काम करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और ये चीज कंपाइलर को बताने के लिए हम डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं, राइट? सो डायरेक्टिव्स कैसे स्टार्ट होते हैं? अगर हमें डायरेक्टिव्स लिखना है तो वो कैसे स्टार्ट होगा? एज वी हैव सीन इन द सोर्स कोड, इट विल स्टार्ट विद एंगल ब्रैकेट परसेंटेज एंड द @sign. Right? Again, I repeat, in ASP.NET, directive block will starts with angle bracket percentage and @sign, and it will end with percentage angle bracket. Right? So this is the thing which you need to consider कि अगर आपको डायरेक्टिव लिखना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एंगल ब्रैकेट परसेंटेज से, और उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा @sign, और डायरेक्टिव को एंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दैट इज परसेंटेज एंगल ब्रैकेट, राइट? मीन्स अगर मुझे पेज डायरेक्टिव का यूज करना है, राइट, तो आई विल राइट @page, और अगर मुझे यूजर कंट्रोल के लिए डायरेक्टिव लिखना है देन आई विल राइट @control. So @page will tell to the compiler that this particular template is a web form or a web page, right? And @control will inform to the compiler that this particular entity or this particular template is a user control. If I will write @master, तो @master क्या specify करेगा compiler को कि ये particular template is to be used as a master page, right? So these are the different things which you need to consider for directives, and the directives are the most important part in ASP.NET because डायरेक्टिव से ही कंपाइलर को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टेम्पलेट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको कैसे हमें ट्रीट करना है, राइट? ताकि कंपाइलर उस हिसाब से उसको कंपाइल करेगा, उसका क्लास क्रिएट करेगा, और क्लास क्रिएट करने के बाद हम वो पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। मतलब कंपाइलर को पहले से पता होना चाहिए कि उसको ये पर्टिकुलर टेम्पलेट के साथ क्या करना है, वो हमें कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, राइट? और वो सारी चीजें हम कैसे बता सकते हैं? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव्स इन ASP.NET। और डायरेक्टिव स्टार्ट कैसे होंगे? दैट इज @percentage, सॉरी एंगल ब्रैकेट परसेंटेज और @sign से वो स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? ऑलराइट, so this is the list of different kinds of directives that are present in ASP.NET. We will see one by one. First is @assembly, right? @assembly क्या specify करेगा? It is a links and assembly to the current page or user control declaratively. अगर मुझे specify करना है कि ये particular पेज के साथ कौन सी असेंबली मुझे अटैच करनी है, राइट? तो मैं @assembly डायरेक्टिव का यूज कर सकती हूँ। और अगर हम अलग से कोई असेंबली बनाते हैं तो उसके अंदर भी सोर्स कोड में हम @assembly स्पेसिफाई कर सकते हैं। मीन्स इफ आई वांट टू स्पेसिफाई द असेंबली, राइट, तो मैं @assembly का
जो डायरेक्टिव है वो मैं यूज कर सकती हूँ। ओके, आफ्टर दैट दूसरी चीज है @control. @control, as I have already told in previous slide, that is @control क्या स्पेसिफाई करेगा? @control will specify कि ये पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है that is for user control. अगेन आई रिपीट, @control क्या स्पेसिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है वो कौन से टाइप का है, दैट इज ऑफ यूजर कंट्रोल, और उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .ascx, राइट? आफ्टर दैट अनदर डायरेक्टिव इज @implements. अगर हमारा वेब पेज या फिर यूजर कंट्रोल कोई भी .NET फ्रेमवर्क के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वो @implements डायरेक्टिव का यूज कर सकता है। अगेन आई रिपीट, अगर हमारा पेज या फिर यूजर कंट्रोल कोई भी .NET फ्रेमवर्क का इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वो @implements डायरेक्टिव का यूज कर सकता है, राइट? सो @implements डायरेक्टिव के साथ वो क्या स्पेसिफाई कर सकता है कि वो उसको कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन .NET फ्रेमवर्क। ऑलराइट, नाउ अगर हमारे पेज या फिर यूजर कंट्रोल को एक्सप्लिसिटली कोई भी नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है तो वो कौन सा डायरेक्टिव यूज करेगा? @import. अगेन आई रिपीट, वेब पेज के ऊपर या फिर यूजर कंट्रोल के ऊपर सोर्स कोड में अगर हमें कोई भी नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है, राइट, तो वो हम @import डायरेक्टिव से कर सकते हैं। Another is @master, as we already know because हमने ये master page यूज किया है प्रैक्टिकल में, राइट? सो .masters वाली जो फाइल होती है उसके अंदर @master डायरेक्टिव का यूज होता है। वो क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर जो पेज है वो मास्टर पेज है और नॉर्मल वेब पेज नहीं है। अगेन आई रिपीट, @master डायरेक्टिव कहाँ पे हमें मिलेगा? वी विल गेट @master डायरेक्टिव इन .master फाइल, मतलब जो मास्टर पेज की जो फाइल होगी वहां पे हमें मिलेगा। वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर जो पेज है इट इज टू बी ट्रीटेड एज मास्टर पेज, बिकॉज हमें पता है कि वेब पेज इज अ सेपरेट एंटिटी एंड मास्टर पेज इज अ सेपरेट एंटिटी। दोनों एंटिटीज अलग है, दोनों टेम्पलेट्स अलग है। अगर हम मास्टर पेज की बात करें तो ASP.NET पेज का जो पार्सर होता है और वो कंपाइलर होता है वो मास्टर पेज को उस हिसाब से ट्रीट करेगा, बिकॉज वी नो के मास्टर पेज को हम स्टैंड अलोन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगेन आई रिपीट, मास्टर पेज को हम स्टैंड अलोन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर हमें मास्टर पेज को एग्जीक्यूट करना है तो वो हमें वेब फॉर्म के ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? सो @master डायरेक्टिव से पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है वो मास्टर पेज है और उसको उस हिसाब से ही ट्रीट करना है, मतलब वो स्टैंड अलोन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो मास्टर पेज किसी और पेज के साथ कंबाइन किया हुआ होगा, राइट? आफ्टर दैट अनदर डायरेक्टिव इज @master type. @master type क्या डिफाइन करेगा? इट विल डिफाइन द क्लास और अ वर्चुअल पाथ यूज्ड टू टाइप द मास्टर प्रॉपर्टी ऑफ द पेज। अगर हमें मास्टर प्रॉपर्टी पेज के ऊपर लिखनी है, राइट, कि मास्टर पेज कहाँ पे है, उसका क्लास कौन सा है, उसका वर्चुअल पाथ कौन सा है, वो सारी चीजें हमें एक्सप्लिसिटली पेज के ऊपर लिखनी है तो हम @master type डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर हमें पेज के ऊपर मास्टर प्रॉपर्टीज लिखनी है कि उसका क्लास कौन सा है, उसका वर्चुअल पाथ कौन सा है, ऐसी सारी चीजें अगर हमें पेज के ऊपर लिखनी है फॉर मास्टर तो हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज @master type डायरेक्टिव। अनदर इज आउटपुट कैश। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आउटपुट कैश ऑब्वियसली आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डायरेक्टिव विच इज प्रेजेंट इन ASP.NET, राइट? वो क्या स्पेसिफाई करेगा कि कैशिंग की पॉलिसीज क्या है पेज के ऊपर और यूजर कंट्रोल के ऊपर। उसके अंदर हमें एक्सपायरेशन टाइम कौन सा कंसिडर करना है, वो कौन सी चीज कैश कर सकता है, वो सारी चीजें अगर हमें पेज के ऊपर या फिर यूजर कंट्रोल के ऊपर स्पेसिफाई करना है तो हम @output cache डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब भी कोई भी पेज ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो पेज हमारे कैश मेमोरी के अंदर अपने आप स्टोर हो जाता है और दूसरी बार जब हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर पेज कैश मेमोरी के अंदर प्रेजेंट होता है तो वहां से ही हमारी रिक्वेस्ट सर्व हो जाती है।
राइट। सो दिस इज द थिंग के एट द रेट आउटपुट कैश कहाँ पे यूज होगा। अगर हमें वो आउटपुट कैश के लिए प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करनी है, पॉलिसी स्पेसिफाई करनी है, राइट, सो वो सारी चीजें हम कहाँ पे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम एट द रेट आउटपुट कैश डायरेक्टिव के अंदर कर सकते हैं, राइट, कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो उसका एक्सपायरेशन टाइम क्या होगा, कितने टाइम के लिए वो पर्टिकुलर पेज को कैश करेगा, ये सारी चीजें हम एट द रेट आउटपुट कैश के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, अनदर इज एट द रेट पेज डायरेक्टिव, ये तो हमें पता ही है। दिस एट द रेट पेज डायरेक्टिव इज प्रेजेंट इन .aspx फाइल, राइट। वो aspx फाइल के अंदर फर्स्ट लाइन होगी जिसके ऊपर से कंपाइलर को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो फाइल है इट इज टू बी ट्रीटेड एज वेब पेज, उसको हमें वेब पेज के हिसाब से ट्रीट करना है और उसके लिए रन टाइम एनवायरमेंट उस हिसाब से क्रिएट होगा और फिर हमारा पेज एग्जीक्यूट हो सकता है, right? So this is also the directive which is used with web form or web पेज। वेब पेज के ऊपर जब भी हम एट द रेट पेज डायरेक्टिव लिखेंगे उसके अंदर भी हम बहुत सारी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर ये पर्टिकुलर पेज के साथ मास्टर पेज लिंक है कि नहीं है, उसके साथ उसकी लैंग्वेज कौन सी है, वीबी यूज की है या फिर सी शार्प यूज की है, इवेंट ऑटोमेटिकली वायर अप करनी है कि नहीं करनी है, मीन्स देयर आर मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच आर लिंक विद एट द रेट पेज डायरेक्टिव, राइट। वो हम डिटेल में देखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली आपके सिलेबस में पेज क्लास है, तो उसके लिए हम एट द रेट पेज जो डायरेक्टिव है वो हम डिटेल में देखेंगे। Alright, after that another is at the rate previous page type. Now what is the importance of this at the rate previous page type? It is used for cross page posting. Again I repeat, it is used for cross page posting. Now what is cross page posting? For example, आप अभी P1 पेज के ऊपर हो, राइट, P1 पेज के ऊपर आपने कोई चीज इनपुट ली है, फिर आप नेविगेट करते हो P2 पेज के ऊपर, राइट। अब P2 पेज के ऊपर आपको P1 पेज के कंट्रोल्स की वैल्यू चाहिए। अगेन आई रिपीट, P2 पेज के ऊपर आपको P1 पेज के कंट्रोल्स की वैल्यू चाहिए, राइट। वो हम ऑब्वियसली क्वेरी स्ट्रिंग के साथ तो हम कर ही सकते हैं बिकॉज अगर हम क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करेंगे और P1 से P2 के ऊपर वो सारी वैल्यूज URL के अंदर हम भेजेंगे तो ऑब्वियसली P2 के ऊपर हमें वो सारी वैल्यूज मिल जाएगी। बट इफ आई डोंट वांट टू यूज क्वेरी स्ट्रिंग तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज क्रॉस पेज पोस्टिंग कंसेप्ट। अगेन आई रिपीट, वी कैन यूज क्रॉस पेज पोस्टिंग कंसेप्ट। अगर मैं क्रॉस पेज पोस्टिंग का यूज करती हूँ देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेक्निक इज दैट कि जब भी मैं P1 पेज से P2 पेज के ऊपर नेविगेट करूंगी और मुझे P2 पेज के ऊपर मुझे P1 पेज के कंट्रोल्स की वैल्यू चाहिए, राइट, तो मैं क्रॉस पेज पोस्टिंग का यूज करूंगी और उसका यूज करके मैं P1 पेज के कंट्रोल्स की वैल्यू मतलब सोर्स पेज के कंट्रोल्स की वैल्यू में टारगेट पेज के ऊपर रिट्राइव कर सकती हूँ, राइट। दैट्स वाई P2 पेज के लिए प्रीवियस पेज कौन सा होगा, P1 पेज होगा, राइट। अगेन आई रिपीट, P2 पेज के लिए प्रीवियस पेज कौन सा होगा, P1 होगा, राइट। उस वक्त हम ये प्रीवियस पेज टाइप डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। See, that's why it is written over here, creates a strongly typed reference to the source page from the target or cross page posting, राइट। मतलब वो क्या करेगा, टारगेट पेज से सोर्स पेज के लिए एक रेफरेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि प्रीवियस पेज, P2 के लिए प्रीवियस पेज कौन सा होगा, P1, राइट। सो वो टारगेट पेज से सोर्स पेज के लिए वो रेफरेंस क्रिएट करेगा, right? So that is the significance of at the rate previous page type. Now another is at the rate reference. At the rate reference क्या कर सकता है, वो पेज को, यूजर कंट्रोल को, कॉम कंट्रोल्स को वो लिंक कर सकता है करंट पेज के साथ या फिर करंट यूजर कंट्रोल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी जो पेज यूज कर रही हूँ उसके ऊपर मुझे वेब कंट्रोल को लिंक करना है। अगेन आई रिपीट, मेरा जो अभी करंट पेज है उसके ऊपर मुझे यूजर कंट्रोल को लिंक करना है, राइट। सो वो यूजर कंट्रोल को लिंक करने के लिए मुझे उसका रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो रेफरेंस मैं किसका यूज करके प्रोवाइड कर सकती हूँ, आई कैन प्रोवाइड रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ एट द रेट रेफरेंस डायरेक्टिव। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे करंट पेज के ऊपर मैंने जो अपना यूजर कंट्रोल बनाया है उसको मुझे लिंक करना है, वो मैं एट द रेट रेफरेंस डायरेक्टिव का यूज करके
कर सकती हूँ। मीन्स पहला डायरेक्टिव आएगा @पेज बिकॉज वो पेज के ऊपर है। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखूंगी @रेफरेंस डायरेक्टिव, और वो रेफरेंस डायरेक्टिव के अंदर मेरा जो यूजर कंट्रोल है उसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ। एक बार मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी वहां पे, फिर मैं वो यूजर कंट्रोल को अपने पेज के ऊपर यूज कर सकती हूँ। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर डायरेक्टिव का नेम क्या है, दैट इज रेफरेंस, राइट? ओके, अनदर इज @register। @register क्या करता है, it associate alias with the namespace and a class which allow user control or any other custom server control to be rendered when it is included in the requested page or the user control। जब भी हम कोई भी यूजर कंट्रोल को यूज करना चाहते हैं, जब भी हम कोई भी दूसरा क्लास यूज करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एलियास, वो पर्टिकुलर नेम स्पेस के लिए या फिर वो पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर हमें एलियास एसोसिएट करना है, राइट, तो हमें उसको पहले पेज के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। सो रजिस्ट्रेशन के लिए हम @register डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। मीन्स मुझे सिर्फ रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करना है, मुझे वो यूजर कंट्रोल को मेरे पेज के ऊपर रजिस्टर करवाना है, राइट? तो मैं @register डायरेक्टिव का यूज कर सकती हूँ, और ये डायरेक्टिव का यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, यूजर कंट्रोल या फिर कोई भी दूसरी चीज, कोई भी नेम स्पेस को मैं अपने पेज के ऊपर रजिस्टर कर सकती हूँ, राइट? Okay, so students, these are the different directives that are present in ASP.NET. फर्स्ट इज @assembly। @assembly से हम क्या कर सकते हैं, हम असेंबली को लिंक कर सकते हैं करंट पेज या फिर यूजर कंट्रोल के साथ। दूसरा है @control। @control क्या स्पेसिफाई करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा कि ये जो .ascx फाइल है वो यूजर कंट्रोल की फाइल है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये टेम्पलेट है वो यूजर कंट्रोल का टेम्पलेट है और वो पेज का टेम्पलेट नहीं है। नेक्स्ट इज @implements डायरेक्टिव। @implements डायरेक्टिव क्या इंडिकेट करेगा, अगर हमें .NET फ्रेमवर्क के कोई भी इंटरफेस को पेज के ऊपर या फिर यूजर कंट्रोल के अंदर इंप्लीमेंट करना है, तो हम @implements डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अनदर इज @import। @import क्या करेगा, अगर हमें पेज के ऊपर या फिर यूजर कंट्रोल के ऊपर एक्सप्लिसिटली कोई नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है, तो हम @import डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अनदर इज @master। @master क्या डिफाइन करता है कि ये जो पर्टिकुलर पेज है दैट इज .master फाइल है, वो कौन से टाइप का टेम्पलेट है, इट इज ऑफ मास्टर पेज, वो नॉर्मल वेब फॉर्म नहीं है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये जो टेम्पलेट है वो स्टैंड अलोन रन नहीं हो सकता, उसको हमें कोई भी पेज के अंदर इंक्लूड किया हुआ होगा, राइट? अनदर इज @master टाइप। @master टाइप क्या करता है, अगर हमें पेज के ऊपर मास्टर की प्रॉपर्टी को इंक्लूड करना है सच एज क्लास, वर्चुअल पाथ, तो हम @master टाइप डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अनदर इज @output कैश। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कैश के अंदर स्टोर कर सकता है, और वो पर्टिकुलर कैशिंग के लिए अगर हमें पॉलिसीज डिफाइन करनी है पेज के ऊपर या फिर यूजर कंट्रोल के ऊपर, तो हम ये @output कैश डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अनदर इज @page। एज वी ऑलरेडी नो कि अगर हम वेब फॉर्म यूज करते हैं या फिर वेब पेज यूज करते हैं दैट इज ऑफ .aspx फाइल, और अगर हमें कंपाइलर को स्पेसिफाई करना है कि ये जो .aspx फाइल है वो पेज है, दैट इज वेब फॉर्म है, वेब पेज है, ताकि वो उसके लिए रन टाइम एनवायरमेंट डिफाइन कर सके, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन हम डिफाइन कर सके, तो हम @page डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अनदर इज @previous page टाइप। @previous page टाइप क्या करेगा, वो टारगेट पेज से सोर्स पेज के ऊपर स्ट्रांगली टाइप रेफरेंस क्रिएट करेगा। अगेन आई रिपीट, वो टारगेट पेज से सोर्स पेज के ऊपर स्ट्रांगली टाइप रेफरेंस क्रिएट करके हमें देगा। Another is @reference। @reference क्या करेगा, it will link page, user control or any other com control to the current page or current user control। मतलब करंट पेज और करंट यूजर कंट्रोल के साथ अगर हमें कोई दूसरा पेज या फिर दूसरा यूजर कंट्रोल या फिर दूसरा कॉम कंट्रोल दैट इज कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कंट्रोल, अगर हमें उसको लिंक करना है तो हम @reference डायरेक्टिव का यूज
कर सकते हैं। अनदर इज @register। @register डायरेक्टिव का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर हमें कोई यूजर कंट्रोल है या फिर कस्टम कंट्रोल है, उसको हमें हमारे पेज के साथ या फिर दूसरे कोई यूजर कंट्रोल के साथ उसकी नेम स्पेस के साथ एलियासिंग क्रिएट करना है, तो हम @register डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस वर द डिफरेंट डायरेक्टिव्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ASP.NET। अब हम @पेज की जो डायरेक्टिव है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी के साथ क्या वैल्यू सेट कर सकते हो और वो हमें कौन से चेंजेस पेज के ऊपर देगा। सो @पेज जो डायरेक्टिव है उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है दैट इज लैंग्वेज। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, अगर हमें पेज हम डिफाइन करते हैं तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पेज कौन से टाइप का पेज है, उसके ऊपर कौन कौन सी चीज हमने यूज की है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ेगा। सो दैट पेज डायरेक्टिव के अंदर लैंग्वेज टाइप की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम वो पर्टिकुलर पेज के लिए कौन सी लैंग्वेज हमने यूज की है वो हम सेट कर सकते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल हमने VB यूज की है या फिर C# यूज की है, कौन सी लैंग्वेज यूज की है, राइट। अगर आप VB लैंग्वेज में कोडिंग करते हो तो लैंग्वेज इज इक्वल टू VB वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर आप C# लैंग्वेज में कोडिंग करते हो तो वहां पे लैंग्वेज इज इक्वल टू C# वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, ताकि कंपाइलर को भी पता चले कि ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर हमने कौन सी लैंग्वेज यूज की है। बिकॉज ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज उसके सिंटेक्स और बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है, कीवर्ड्स अलग होते हैं, राइट। सो इसके लिए कंपाइलर को हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो पेज है उसके लिए हमने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है। बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो कि .NET के अंदर हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, एक ही वेबसाइट के अंदर जो भी डिफरेंट एंटिटीज हम क्रिएट करते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करके हम कर सकते हैं। मतलब अगर हमने वेबसाइट क्रिएशन टाइम के अंदर हमने VB लैंग्वेज को स्पेसिफाई किया है, देन टू अलग अलग टेम्पलेट्स के ऊपर, अलग अलग एंटिटीज के ऊपर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर टेम्पलेट के लिए हमने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है, right? Another is auto event wire up. Again I repeat, another property is auto event wire up. ये कब यूज होगा? For every page there is an automatic way to bind the events to the methods in the same .aspx file or in another code file, right? Again I repeat, auto event wire up का मीनिंग क्या होता है? हमें पता है कि जो भी हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं कंट्रोल्स के लिए या फिर पेज के लिए, राइट, वो सब रूटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हमने बहुत बार देखा है कि जब भी हम इवेंट डिफाइन करते हैं तो कोड व्यू में हमें क्या मिलता है, प्राइवेट सब कीवर्ड वहां पे हमें मिलता है। मीन्स सब इज द मेथड, मीन्स कौन सी मेथड को हमें कौन सी इवेंट के साथ बाइंड करना है, राइट, वो ऑटोमेटिक होता है। वो ऑटोमेटिक क्यों होता है पेज के ऊपर? बिकॉज ऑटो इवेंट वायर अप के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू सेट होती है, ताकि वो जो भी मेथड अपने आप वो क्रिएट करेगा और वो उसके साथ इवेंट को बाइंड कर देगा। अगर आप फॉल्स कर दोगे तो आपको एक्सप्लिसिटली उसको बाइंड करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली हमें वो नहीं चाहिए, हमें ऑटोमेटिक ही बाइंडिंग चाहिए। इसलिए ऑटो इवेंट वायर अप के अंदर बाय डिफॉल्ट जो ट्रू वैल्यू है वो हम वही रहने देते हैं, राइट। अनदर इज कोड फाइल प्रॉपर्टी। हमें पता है कि जब भी हम कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो हमें उसका डिजाइन व्यू मिलेगा, सोर्स व्यू मिलेगा और कोड व्यू मिलेगा, राइट। मीन्स देयर आर डिफरेंट एंटिटीज। एक ही पेज के लिए, एक ही टेम्पलेट के लिए बहुत सारी फाइल्स क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं default.aspx पेज मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड करती हूँ, सो व्हाट विल बी द सिनारियो? default.aspx पेज तो मैंने ऐड कर दिया, पर मुझे पता है कि मैंने वहां पे सिलेक्ट किया था कि मुझे कोड डिफरेंट फाइल के अंदर चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो डिफरेंट फाइल क्रिएट करेगा। अगर मेरी VB लैंग्वेज है तो वो क्रिएट करके देगा मुझे default.aspx.vb। अगर C# लैंग्वेज है तो वो मुझे क्रिएट करके देगा default.aspx.cs। मतलब वो अलग से मुझे कोड फाइल क्रिएट करके देगा। अब हमने पेज लाइफ साइकिल में देखा था कि जब भी हमें यूजर को जो भी पेज रिक्वेस्ट करता है उसकी रिक्वेस्ट हमें सर्व करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो पर्टिकुलर पेज के लिए क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। और क्लास क्रिएशन टाइम के अंदर वो डिजाइन और कोड फाइल वो दोनों को कंबाइन करता है और उसके बाद वो क्या क्रिएट करता है, वो पर्टिकुलर पेज क्लास क्रिएट करता है। मीन्स
कंपाइलर को पता होना चाहिए प्लेस क्लास क्रिएशन टाइम के ऊपर कि ये पर्टिकुलर जो डिजाइन है उसके साथ कौन सी कोड फाइल को अटैच करना है। अगेन आई रिपीट, कंपाइलर को पता होना चाहिए कंपाइलेशन टाइम के ऊपर, दैट इज पेज क्लास क्रिएशन टाइम के ऊपर, कि ये पर्टिकुलर जो डिजाइन है उसके साथ मुझे कौन सी कोड फाइल को अटैच करना है। और वो हम कंपाइलर को कैसे बता सकते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ कोड फाइल प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन @page डायरेक्टिव। मतलब यहाँ पे कोड फाइल प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ आपको मिलेगा? दैट इज उसकी जो .vb फाइल है या फिर .cs फाइल है उसका नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा। दैट इज फॉर एग्जांपल default.aspx.vb, वो आपको ये कोड फाइल के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, राइट। अनदर प्रॉपर्टी इज ऑब्वियसली टाइटल। आपने HTML में भी पढ़ा था कि हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग का यूज कर सकते हो, और वो पर्टिकुलर टाइटल टैग के अंदर आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर पेज के अंदर आपको अगर टैब के ऊपर या फिर ब्राउजर के टाइटल बार के अंदर आपको कौन सी चीज डिस्प्ले करनी है, राइट। सो वो हम ये टाइटल प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हैं विद इन ASP.NET। अगर आपको कोई भी पेज के लिए टाइटल सेट करना है, देन देयर आर 3 डिफरेंट वेज इन ASP.NET। फर्स्ट, आप अगर उसका सोर्स कोड ओपन करोगे तो सोर्स कोड के अंदर आपको हेड टैग मिलेगा। हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट इज वन वे। सेकंड वे इज आप @page डायरेक्टिव की टाइटल प्रॉपर्टी है उसको आप सेट कर सकते हो, राइट। एंड द थर्ड वे इज आप डिजाइन में होंगे तो आपको डिजाइन में पेज सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी विंडो में जाना है और प्रॉपर्टी विंडो में आपको टाइटल प्रॉपर्टी को सेट करना है। सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज कि आप कोई भी पेज के लिए टाइटल कैसे सेट कर सकते हो, राइट। अनदर इज कल्चर प्रॉपर्टी, राइट। व्हाट कल्चर प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करेगा? आपके पेज के लिए कौन से टाइप का कल्चर यूज करना है। अगेन आई रिपीट, आपके पेज के लिए कौन से टाइप का कल्चर यूज करना है उसके लिए वो ऑटोमेटिक उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर देगा। वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि आपके पेज के लिए कौन सा कल्चर चाहिए। कल्चर के अंदर हम एक चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट कल्चर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर वर्क करेगा, राइट। लेकिन मुझे फॉर एग्जांपल उसके लिए हिंदी लैंग्वेज सेट करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उसके अंदर कल्चर में अगर मैं हिंदी सेट करूंगी, राइट, तो वो मुझे सारी चीजें हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। ऑलराइट, सो अगेन आई रिपीट, कल्चर प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं? हम कल्चर प्रॉपर्टी के लिए कल्चर प्रॉपर्टी के अंदर हम पर्टिकुलर पेज के लिए कल्चर रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसने इंग्लिश लिया हुआ होगा, राइट। अगर आपको हिंदी सेट करना है तो वहां पे आप हिंदी भी सेट कर सकते हो, राइट। Another property within @page directive is validate request। वो क्या इंडिकेट करेगा कि whether request validation should occur or not। इफ ट्रू सेट किया है तो ऑब्वियसली वो वैलिडेशन करके देगा, लेकिन अगर वो फॉल्स सेट किया है तो वो वैलिडेशन करके नहीं देगा, राइट। अगेन आई रिपीट, वैलिडेट रिक्वेस्ट के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू होगी। अगर ट्रू है तो वो वैलिडेशन रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, अगर फॉल्स है तो वो वैलिडेशन रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेगा, राइट। सो और वो सारी चीजें कौन से क्लास के थ्रू होगी? It will be done with the help of HTTP request validation exception class. Again, I repeat, it will be done with the help of HTTP request validation exception class, right? Now, there are two different things which are specified over here, that are two different configuration files. See, machine.config file and another is web.config file, right? So, these two files वो हम डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ओनली द थिंग आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि machine.config file is the parent file of web.config file. Again, I repeat, machine.config file is the parent file of web.config file. It means कि web.config file के अंदर हमें जो भी configurations मिलते हैं वो हमें machine.config file के अंदर से मिलते हैं। Again, I repeat, web.config file के अंदर हमें जो भी configurations मिलते हैं वो हमें machine.config file के अंदर से inherit हुए मिलते हैं, राइट। सो दैट इज वैलिडेट रिक्वेस्ट। अनदर इज थीम। ये भी हमने देखा है कि अगर आपको थीम फाइल स्पेसिफाई करनी है कि ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको कौन से थीम फाइल का यूज करना है, कौन सी थीम का यूज करना है, कौन सी स्किन फाइल का यूज करना है, तो आप थीम प्रॉपर्टी के अंदर वो पर्टिकुलर सेट स्किन फाइल सेट कर सकते हो, ताकि आपको
आपको ये पेज के लिए कहाँ से प्रॉपर्टीज और जो भी कंट्रोल्स के लिए जो भी सेटिंग्स है वो लाने हैं वो पता चल जाएगा, राइट। सो अगेन ओवर हियर आपको कंसिडर करना है कि आप यहाँ पे थीम कैसे सेट कर सकते हो। देयर आर टू डिफरेंट वेज। फर्स्ट कि आप डिजाइन में हो तो आपको क्या करना है, पेज को सिलेक्ट करना है। पेज को सिलेक्ट करोगे, प्रॉपर्टी विंडो में जाओगे, वहां पे आपको थीम प्रॉपर्टी मिल जाएगी, राइट। तो वहां से भी आप स्किन फाइल को सेट कर सकते हो। एंड द सेकंड वे इज @पेज डायरेक्टिव के अंदर थीम प्रॉपर्टी के अंदर आप वो स्किन फाइल भी सेट कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज कि आप कैसे पेज के साथ थीम को अप्लाई कर सकते हो। अनदर स्मार्ट नेविगेशन। स्मार्ट नेविगेशन क्या इंडिकेट करेगा? It indicates whether the smart navigation feature is to be enabled on the page or not. वो जब भी ट्रू सेट होगा तो ऑब्वियसली दिस रिटर्न्स द पोस्ट बैक टू द करंट पोजीशन ऑफ द पेज। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। Now what is the significance of this smart navigation? For example, आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया है, राइट। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर अराउंड 15 to 20 फील्ड्स है जो आपको फिल करनी है। सो ऑब्वियसली 15 to 20 फील्ड्स आप फिल करते करते जाओगे नीचे, राइट, तो वो पेज स्क्रॉल हो जाएगा, राइट। पेज स्क्रॉल होगा और ऑन 17th और 18th नंबर फील्ड वहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, राइट। और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर क्या है कि कंट्री सिलेक्ट करनी है, राइट। और उसके नीचे दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसके अंदर क्या आएगा, स्टेट्स आएगा। मतलब कंट्री वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो भी कंट्री सिलेक्ट होगी उसके हिसाब से स्टेट वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर स्टेट आ जाने चाहिए, मीन्स ऑटोमेटिकली वो फिलअप होना चाहिए। अब वो ऑटोमेटिकली कब फिलअप हो सकता है? वो तब फिलअप हो सकता है कि जब भी आप कंट्री को सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर पेज पोस्ट बैक होगा। पोस्ट बैक होने के बाद सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए जाएगा। सर्वर को पता चलेगा कि ये कंट्री वाले ड्रॉप बॉक्स में इंडिया सिलेक्ट किया है, तो वो बाद में इंडिया रिलेटेड जो भी स्टेट्स उसके डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है वो रिट्राइव करेगा और वो स्टेट वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमें फिल करके दे देगा। बट व्हाट इज द सिनारियो, जब ये पेज पोस्ट बैक होके फिर से हमारे पास आता है तो वो बाय डिफॉल्ट टॉप ऑफ द पेज के ऊपर हमें सेट करके दे देगा। मतलब वो स्क्रॉल करके हमें वो डायरेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के पोजीशन के ऊपर हमें सेट करके नहीं देगा, राइट। अगर हमें ऐसा चाहिए कि ये पर्टिकुलर पेज जब पोस्ट बैक होता है स्टेट फिल किया हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें मिलता है और अगर वो पेज ब्राउजर के अंदर वो पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ही ओपन होना चाहिए, राइट। तो हम ये स्मार्ट नेविगेशन जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रू सेट कर सकते हैं, राइट। तो वो पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ही स्क्रॉल करके हमें वहां पे करंट कर्सर दे देगा, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मार्ट नेविगेशन। हमने भी ये किया था, मतलब स्मार्ट नेविगेशन नहीं किया था लेकिन हमने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया था, राइट, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हमने भी बहुत सारी फील्ड्स रखी थी, राइट। और वो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर प्रॉब्लम यही होता था कि अगर हम कोई भी फील्ड के अंदर कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं देते हैं और वो पेज पोस्ट बैक होके सर्वर पे जाता है, फिर से हमें मिलता है और पेज ब्राउजर में जब ओपन होता है तो हमें हेडर दिखाई देता है और उसके साथ बाद में पूरा पेज दिखाई देता है, राइट। मतलब हमें फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा फॉर्म के ऊपर, राइट। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, स्क्रॉलिंग फॉर्म के ऊपर हमें खुद नहीं करना है, मतलब जहां से पोस्ट बैक हुआ है वही पोजीशन के साथ मुझे ब्राउजर में चाहिए, तो मैं स्मार्ट नेविगेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, राइट। अनदर इज मास्टर पेज फाइल। ऑब्वियसली अगर हमें वेब पेज के साथ कोई भी मास्टर पेज को लिंक करना है तो उसके लिए मैं मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, जिसके अंदर मैं मास्टर पेज का लोकेशन सेट कर सकती हूँ, राइट। बाय डिफॉल्ट आप जब भी कोई भी वेब फॉर्म क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक आप मास्टर पेज के ऊपर से ही करते हो एंड दैट इज ओनली द प्रॉपर वे। बिकॉज अगर आप पहले मास्टर पेज क्रिएट करोगे उसके बाद उसके कंटेंट पेजेस क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा और लिंक होने के बाद वो पर्टिकुलर मास्टर पेज के ऊपर आप जो भी डिजाइनिंग करोगे वो आपको वो कंटेंट पेजेस के ऊपर
मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई कंटेंट पेज पहले से क्रिएट किया है और उसके साथ आपको कोई और मास्टर पेज बाद में लिंक करना है, तो आप ये मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी है उसका यूज कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आपने एक्सप्लिसिटली बाइंड किया है, ऑटोमेटिक बाइंड नहीं किया है। मीन्स इसके बाद जो भी सारे दूसरे सेटिंग्स होंगे वो भी आपको एक्सप्लिसिटली करने पड़ेंगे, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो आपको मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी के लिए कंसिडर करना है। Another is enable view state, that is also one property of @page directive. enable view state क्या करेगा? by default obviously वो true set होता है, मतलब view state ये particular पेज के ऊपर हमें enable रखना है या फिर disable रखना है। obviously हम पहले से ही enable रखेंगे ताकि हमें explicitly उसको set नहीं करना पड़े, राइट? इसलिए by default enable view state वो true ही होता है, राइट? मतलब वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो भी स्टेट सेव करने हैं, वो कंट्रोल रिलेटेड जो भी वैल्यूज है वो अपने आप उसके अंदर सेव कर देगा। अनदर इज एरर पेज प्रॉपर्टी। एरर पेज प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या सेट कर सकते हो कि इफ on this particular page, on this particular current page कोई भी unhandled exception है, unhandled error है और वो occur होती है, तो आपको यूजर को वो एरर वाला पेज नहीं दिखाना है, आपको अपना एक पेज जो डिजाइन किया है वो आपको उसको दिखाना है। तो आप ये एरर पेज प्रॉपर्टी के अंदर वो पर्टिकुलर पेज का यूआरएल सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप P1 पेज के ऊपर हो और P1 पेज के ऊपर आपने ऐसा सेट किया है कि अगर कोई एरर आती है तो E1 पेज के ऊपर वो नेविगेट होना चाहिए, और E1 पेज के ऊपर आपने सिर्फ इतना लिखा है दैट दिस पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन। Now what will be the scenario? P1 पेज के ऊपर अगर कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन अकर होती है और हमने एरर पेज के अंदर E1 पेज सेट किया है, तो वो ऑटोमेटिक वो E1 पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, और रीडायरेक्ट करने के बाद वो एरर नहीं दिखाएगा, वो आपका मैसेज दिखाएगा दैट दिस पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब यूजर को पता नहीं चलेगा कि ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोई एरर आई है, बिकॉज हमें भी पता है कि एंड यूजर को हम जो भी एरर डिस्प्ले करेंगे उसको वो पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी एरर है, बिकॉज इट विल बी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम यूजर को उसके हिसाब से मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई पेज आप ओपन करना चाहते हो तो वो उसको आपको नेविगेट करके दे देगा दैट दिस पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन या ऐसा कोई पेज। और ऐसा कब होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मैसेजेस तब वो दिखाई देते हैं जब भी वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर एरर आई हो, राइट? तो इसके हिसाब से वो दिखाई देते हैं, राइट? अनदर इज इनहेरिट्स। इनहेरिट्स के अंदर हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? कोड बिहाइंड का क्लास जो है वो हम वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, जो ये हमने ये जो प्रॉपर्टी देखी थी दैट इज कोड फाइल, यहाँ पे वो फाइल का पाथ हम सेट करेंगे, दैट इज .vb या फिर .cs वाला जो पाथ है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। लेकिन मुझे उसका क्लास लिंक करना है तो मैं इनहेरिट्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे उसका क्लास लिंक करना है तो मैं इनहेरिट्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल default.aspx पेज मैंने क्रिएट किया है, सो ऑब्वियसली ये जो कोड फाइल जो है प्रॉपर्टी उसके अंदर होगा default.aspx.vb, बिकॉज मेरा पेज VB लैंग्वेज में है। और ये जो इनहेरिट्स है उसके अंदर वैल्यू आएगी डिफॉल्ट, बिकॉज वो कोड बिहाइंड क्लास का नेम क्या होगा? डिफॉल्ट। मतलब इनहेरिट्स के अंदर हमें सिर्फ डिफॉल्ट दिखाई देगा, राइट? ऑलराइट, सो दिस वेर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ @page directive जो आपको याद रखनी है, राइट? दूसरी भी प्रॉपर्टीज है, राइट? लेकिन वो आपको मतलब सिलेबस में नहीं है और हम ज्यादातर वो यूज भी नहीं करते, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको लिस्ट आउट कर दी है, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ @page directive। देखो, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज @page, लैंग्वेज इज इक्वल टू C#। अगर आपने आपका पेज का कोड C# लैंग्वेज के अंदर है, ऑटो इवेंट वायर अप इज इक्वल टू ट्रू, जो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होगा। कोड फाइल क्या होगी? sample.aspx.cs, मतलब पेज का नेम क्या है यहाँ पे? सैंपल, राइट? और CS यहाँ पे इसलिए है बिकॉज हमने C# लैंग्वेज का यूज किया है। इनहेरिट्स के अंदर सिर्फ सैंपल आएगा बिकॉज क्लास का नेम सिर्फ सैंपल होगा। और टाइटल प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे सेट किया है सैंपल पेज टाइटल, right? So this is a simple example of @page
डायरेक्टिव। मतलब एग्जाम में ये सारी प्रॉपर्टीज @पेज डायरेक्टिव का सिग्निफिकेंस और ये एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, नाउ अनदर थिंग इज, हमें पता है कि जो भी हम वेब फॉर्म यूज करते हैं, राइट, दैट ईच एंड एवरीथिंग, फिर वो वेब फॉर्म हो, मास्टर पेज हो, यूजर कंट्रोल हो या फिर दूसरे सारे कंट्रोल्स हो, एज .NET फ्रेमवर्क फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, मतलब वो सारी चीजें क्लास के थ्रू हमें देता है। Each and everything is present in terms of classes in .NET framework. अगर हम वेब फॉर्म की बात करेंगे तो वेब फॉर्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ क्लास, मतलब पेज क्लास एक एक्सप्लिसिट क्लास है .NET फ्रेमवर्क के अंदर, राइट, जो ASP.NET के लिए यूज होता है, and it is present in system.web.ui namespace. Again I repeat, it is present in system.web.ui namespace, right? So that you need to consider over here. So हमने पेज लाइफ साइकिल में देखा था कि जब भी हम कोई भी पेज के लिए रिक्वेस्ट देते हैं तो वो उसको पेज क्लास के अंदर कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसका इंस्टेंस क्रिएट करके हमारे रिक्वेस्ट को सर्व करता है। मीन्स आप जो भी वेब फॉर्म क्रिएट करते हो वो वेब फॉर्म पर्टिकुलर पेज क्लास का यूज होके होता है। अगेन आई रिपीट, आप जो भी वेब फॉर्म क्रिएट करते हो, जो भी वेब पेज क्रिएट करते हो ASP.NET के अंदर, वो ये जो पर्टिकुलर पेज क्लास है ASP.NET के अंदर जो system.web.ui नेमस्पेस के अंदर है, राइट, वो उसका यूज करके क्रिएट करता है। मतलब उस पेज क्लास जो ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसकी प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है, वो सारी चीजें हमें हमारे वेब फॉर्म के ऊपर दिखाई देती है। अब जब भी वेब पेज को सिलेक्ट करते हो डिजाइन व्यू के अंदर और प्रॉपर्टी विंडो में जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है वो पर्टिकुलर वेब फॉर्म के लिए या फिर वो पर्टिकुलर पेज के लिए। सो वो सारी चीजें कहाँ से इनहेरिट होती है? इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेज क्लास विच इज प्रेजेंट इन system.web.ui नेमस्पेस। जैसे हमने VB.NET में देखा था कि कैसे system.windows.forms नेमस्पेस थी जिसमें से फॉर्म इनहेरिट होता था। लाइकवाइज ये जो पेज क्लास जो भी वेब फॉर्म या फिर वेब पेज के लिए क्रिएट होता है, इट इज प्रेजेंट इन system.web.ui नेमस्पेस और वहां से ये पेज क्लास इनहेरिट होता है और हमें बहुत सारी मेथड्स और प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट मिल जाती है जो हम हमारे पेज के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। So these are the different properties which are present in page class जो system.web.ui namespace के अंदर है। हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सी फर्स्ट प्रॉपर्टीज टाइटल, मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको पेज के लिए टाइटल सेट करना है ताकि ब्राउजर के अंदर टाइटल बार में या फिर टैब की टाइटल में आपको दिखाई दे तो आप टाइटल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अनदर इज बैकग्राउंड, आपको अगर बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो आप ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो आप BG कलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अनदर इज लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक। ए लिंक सिर्फ लिंक है, दैट इज अनविजिटेड लिंक, मतलब पहली बार जब ये पेज लोड होता है तो ऑब्वियसली हमने कोई भी हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया होगा, राइट। सो दोज लिंक्स आर नोन एज अनविजिटेड लिंक्स जो बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू कलर में होती है। सो लिंक के लिए आप उसका कलर सेट कर सकते हो, दैट इज अनविजिटेड लिंक के लिए। ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक, राइट। एक्टिव लिंक का कलर आपको दूसरा सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लिंक एक्टिव होती है, कोई लिंक डीएक्टिव होती है। मीन्स अगर आपको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना है कि ये सारी लिंक्स एक्टिव लिंक्स है तो आप उसका डिफरेंट कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो। वी लिंक मीन्स विजिटेड लिंक जो मोस्ट ऑफ द टाइम मेजेंटा कलर या फिर मरून कलर में आपको दिखाई देती है, राइट, जिसके ऊपर से हम ये देख सकते हैं कि इतनी लिंक को हमने ऑलरेडी ओपन किया है। अनदर इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप फॉरग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हो, राइट। आईडी प्रॉपर्टी मतलब ये पर्टिकुलर पेज का आईडी कौन सा है जो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी एलिमेंट के साथ वो यूज होता है। अनदर इज SRC, SRC के अंदर आप कोड फाइल क्लास सेट कर सकते हो कि कौन सा कोड फाइल क्लास हमें यहाँ पे कंपाइल करना है, उसका पाथ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अनदर इज एनेबल सेशन स्टेट, एनेबल सेशन स्टेट मतलब आपको ये पर्टिकुलर पेज के लिए सेशन स्टेट एनेबल रखना है या फिर डिसेबल रखना है। इन सिंपल टर्म्स आपको सेशन मेंटेन करना है कि नहीं मेंटेन करना है। अनदर इज एनेबल व्यू स्टेट, आपको ये पर्टिकुलर पेज के लिए व्यू स्टेट एनेबल रखना है या फिर डिसेबल रखना है, वो आप एनेबल व्यू स्टेट से स्पेसिफाई
कर सकते हो। अनदर इज एनेबल व्यू स्टेट मैक। एनेबल व्यू स्टेट मैक क्या इंडिकेट करेगा कि अगर एनेबल व्यू स्टेट प्रॉपर्टी ट्रू है, मीन्स आपको व्यू स्टेट मेंटेन करना है, तो व्यू स्टेट मेंटेन करने के वक्त आपको मैक एंड कोडिंग का यूज करना है कि नहीं करना है। मतलब व्यू स्टेट के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करने हैं वो एनक्रिप्टेड मैनर में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और अगर एनक्रिप्टेड मैनर में होने चाहिए तो वो मैक एंड कोडिंग का यूज करेगा कि नहीं करेगा। अनदर इज एरर पेज, जो हम यहाँ पे एरर पेज जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम एरर पेज सेट कर सकते हैं, ताकि अगर हमारे पेज के ऊपर कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन अकर हो तो वो एरर पेज ना दिखाई दे, मतलब ASP.NET का जो एरर डिस्क्रिप्शन वाला पेज है वो डिस्प्ले नहीं करेगा, और हमारा जो बनाया हुआ एरर पेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा अगर हमने एरर पेज के अंदर वो पेज सेट किया है। अनदर इज कल्चर प्रॉपर्टी, हम ये पर्टिकुलर पेज के लिए कल्चर का सेटिंग कर सकते हैं। अनदर इज कोड पेज, मतलब कोड व्यू के अंदर जो भी पेज ओपन होता है उसके लिए जो फाइल है उसका लोकेशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल default.aspx पेज है तो कोड पेज में क्या आएगा, default.aspx.vb। लैंग्वेज में हम VB या फिर C# हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। इज पोस्ट बैक ट्रू और फॉल्स, मतलब अगर हमें इंडिकेट करना है या फिर डिटरमाइन करना है कि ये पोस्ट बैक हुआ है पेज के नहीं हुआ है, तो इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। हमने बहुत बार कोडिंग में यूज भी किया है। इज वैलिड, हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमने ये इज वैलिड प्रॉपर्टी का यूज किया था। उसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट ट्रू सेट कर देगा अगर पेज के ऊपर जो भी सारे वैलिडेशंस है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हुए हैं, और उसमें से अगर एक भी वैलिडेशन सक्सेसफुली वैलिडेट नहीं हुआ है तो वो उसको फॉल्स सेट करके हमें देगा। अनदर इज मास्टर पेज फाइल, जिसके अंदर हम मास्टर पेज हम अटैच कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस आर द प्रॉपर्टीज विच आर प्रेजेंट विथ पेज क्लास। अगर आप ये प्रॉपर्टीज देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज विच आर प्रेजेंट इन @page डायरेक्टिव। अगेन आई रिपीट, जो भी सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे पढ़ी उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो हमने यहाँ पे @page डायरेक्टिव की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा था, राइट। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन @page डायरेक्टिव एंड द पेज क्लास प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली अगर ये क्लास है तो प्रॉपर्टी के साथ साथ हमें मेथड्स भी मिलेगी, राइट। सो मेथड कौन कौन सी है? फर्स्ट इज डेटा बाइंड। डेटा बाइंड के अंदर हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? हम डेटा सोर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी हमें कंट्रोल्स और उसके चाइल्ड कंट्रोल के साथ यूज करना है। अनदर इज फाइंड कंट्रोल। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर कंट्रोल को पेज के ऊपर फाइंड करना है तो फाइंड कंट्रोल मेथड का यूज करके हम पेज के ऊपर से कंट्रोल फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड कंट्रोल मेथड के अंदर वो पर्टिकुलर कंट्रोल का ID स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अनदर इज फोकस। अगर मुझे इनपुट फोकस सेट करना है, राइट, तो मैं फोकस मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट। अनदर इज गेट डेटा आइटम। अगर मुझे पर्टिकुलर बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट में से टॉप जो डेटा आइटम है वो अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मैं गेट डेटा आइटम का यूज कर सकती हूँ। लेकिन ये गेट डेटा आइटम में वैल्यू कब आएगी? अगर हमने डेटा बाइंड को सेट किया है तो। जब भी हमने कोड का यूज करके ग्रिड व्यू के अंदर डेटा सोर्स सेट किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ डेटा सोर्स सेट करते हो कोडिंग के वक्त, तो आपको एक्सप्लिसिटली वो पर्टिकुलर ग्रिड व्यू के लिए डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तब भी मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए थे कि आप पर्टिकुलर डेटा कंट्रोल की डेटा बाइंड मेथड को भी कॉल कर सकते हो, और अगर आपको पर्टिकुलर डेटा कंट्रोल की मेथड को कॉल नहीं करना है तो आप पेज की डेटा बाइंड मेथड भी आप कॉल कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ इतना लिखोगे दैट me.databind, तो भी वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स है उसके साथ वो डेटा सोर्स बाइंड कर देगा। मीन्स ASP.NET के अंदर वेब पेज के ऊपर अगर आपको कोई भी डेटा कंट्रोल के अंदर डेटा चाहिए जो डेटा बेस में से आता हो, राइट, तो एक्सप्लिसिटली आपको ये डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और आप ये डेटा बाइंड मेथड को कॉल करते हो तो आप ये गेट डेटा आइटम में से आइटम भी गेट कर सकते हो। अनदर इज गेट टाइप। गेट टाइप ऑब्वियसली वो टाइप रिटर्न करेगा, डेटा टाइप रिटर्न करेगा करंट इंस्टेंस का, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये गेट टाइप मेथड पेज के ऊपर है तो ऑब्वियसली वो पेज का इंस्टेंस वो रिटर्न करेगा। अनदर 2 मेथड्स आर हैश कंट्रोल एंड लोड कंट्रोल। हैश कंट्रोल क्या इंडिकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर कंट्रोल पेज के ऊपर प्रेजेंट है
कि नहीं है, या फिर ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर चाइल्ड कंट्रोल है कि नहीं है, वो मुझे डिटरमाइन करना है। तो हैज कंट्रोल वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये फाइंड कंट्रोल क्या रिटर्न करेगा? फाइंड कंट्रोल विल रिटर्न द रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर कंट्रोल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड कंट्रोल एंड हैज कंट्रोल। हैज कंट्रोल हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कि ये पर्टिकुलर कंट्रोल प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन फाइंड कंट्रोल मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा कि अगर वो कंट्रोल प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर कंट्रोल का रेफरेंस हमें रिटर्न करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड कंट्रोल एंड हैज कंट्रोल। एंड द अनदर मेथड इज लोड कंट्रोल, राइट? अगर मुझे कोई भी कंट्रोल की फाइल मेरे पेज के ऊपर लोड करनी है, राइट, तो मैं लोड कंट्रोल मेथड का यूज करूंगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोड कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर यूजर कंट्रोल, जो हमने खुद क्रिएट किए हैं। ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर जो कंट्रोल है उसके लिए यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने हमारे खुद के कंट्रोल क्रिएट किए हैं, दैट इज हमारे खुद के यूजर कंट्रोल्स हमने क्रिएट किए हैं, और वो पर्टिकुलर यूजर कंट्रोल को हमें पेज के ऊपर लोड करना है, पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो मैं लोड कंट्रोल मेथड का यूज करूंगी, राइट? So this is the significance of load control. Another is map path method. आपको पता है कि हमने ये मैप पाथ मेथड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर भी देखा था, सर्वर ऑब्जेक्ट के अंदर भी देखा था, और सेम मैप पाथ मेथड पेज क्लास के अंदर भी प्रेजेंट है, राइट? वो क्या करके देगा? मैप पाथ मेथड विल रिट्राइव द फिजिकल पाथ ऑफ वर्चुअल पाथ। ये मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई भी पेज ओपन करते हैं तो हमें URL के अंदर d drive colon slash samfi slash asp हमें ऐसा नहीं दिखाई देता। हमें लोकल होस्ट कॉलन एक पोर्ट नंबर होता है, स्लैश हमारी वेबसाइट का नाम, स्लैश पेज का नाम, हमें ऐसा दिखाई देता है। तो जो हमें URL में दिखाई देता है वो वर्चुअल पाथ होता है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर पेज चाहिए और वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर या फिर मेरे वेबसाइट का फोल्डर चाहिए, राइट, ताकि मैं उसके अंदर कोई एक्सप्लिसिटली कोई एंटिटी स्टोर करनी है तो मैं कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे फिजिकल पाथ चाहिए। मतलब वर्चुअल पाथ के ऊपर से अगर मुझे फिजिकल पाथ को रिट्राइव करना है, मतलब लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर स्लैश वेबसाइट स्लैश पेज नेम के ऊपर से मुझे मेरा डी ड्राइव कॉलन स्लैश सेमफाई स्लैश ASP वाला पाथ चाहिए, तो मैं मैप पाथ मेथड का यूज करूंगी, तो वो मुझे ऑटोमेटिक मेरा फिजिकल पाथ मुझे रिटर्न कर देगा। अनदर इज सेट फोकस। वो सेट फोकस मेथड क्या करेगा? इट विल सेट द ब्राउजर फोकस टू द कंट्रोल विद द स्पेसिफाइड आइडेंटिफायर। जो भी हम ID स्पेसिफाई करेंगे वो पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर वो ब्राउजर के अंदर हमें फोकस सेट करके दे देगा। एंड अनदर इज वैलिडेट मेथड। ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है, राइट? दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट मेथड। वैलिडेट मेथड अगर हम कब हम यूज करेंगे? अगर हमें पेज के ऊपर एक्सप्लिसिटली वैलिडेशंस परफॉर्म करवाने हैं, राइट, तो हम वैलिडेट मेथड का यूज कर सकते हैं। इट मींस फॉर एग्जांपल आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया है और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आपने बहुत सारे वैलिडेशंस रखे हैं, राइट? सो सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर इंसर्ट करने से पहले अगर आपको एक्सप्लिसिटली चेक करना है, अगर आपको एक्सप्लिसिटली सारे वैलिडेशंस फिर से परफॉर्म करने हैं, राइट, तो आप वैलिडेट मेथड का यूज कर सकते हो। मींस सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर आप पहला स्टेटमेंट लिख सकते हो, पेज डॉट वैलिड, मतलब वो वैलिड मेथड को कॉल करेगा, वैलिडेशन सारे परफॉर्म करेगा, और उसके बाद आप कर सकते हो इफ इज वैलिड देन। मतलब अगर वैलिडेट मेथड ने सारे वैलिडेशंस परफॉर्म किए हैं और वैलिडेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गए हैं तो इज वैलिड ट्रू होगी, और वैलिडेट मेथड ने जो वैलिडेशंस परफॉर्म किए हैं उसमें से एक भी वैलिडेशन अगर नहीं परफॉर्म हुआ है सक्सेसफुल तो इज वैलिड आपको फॉल्स मिलेगी। मतलब इस हिसाब से आप इज वैलिड प्रॉपर्टी और वैलिडेट मेथड भी आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, राइट? ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेज क्लास। हमने पेज क्लास में कौन कौन सी चीजें देखी, राइट? हमने पहले उसकी प्रॉपर्टीज देखी, and these properties are similar to the properties which we have seen in @page directive, और उसके बाद हमने उसकी मेथड्स देखी, राइट? और मेथड्स के अंदर बहुत सारी मेथड्स ऐसी है कि जो हमें कंट्रोल के साथ भी हम यूज, मतलब कंट्रोल की इंफॉर्मेशन या फिर कंट्रोल का रेफरेंस या फिर कंट्रोल को लोड करना है, वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जो ASP.NET फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये पेज क्लास कौन सी नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है? दैट इज system.web.ui नेम स्पेस के अंदर ये पेज क्लास प्रेजेंट है, राइट? So students, today we have completed directives,
page directive and page class, राइट। सो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। स्टिल वी हैव 3 minutes।